Hello everyone, welcome to the class, and in today's video we are going to cover chapter number 2 of economics class 10th sector of Indian economy in one shot. तो देखो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो बोर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है. आपके यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट एंड हाफ ईयरली में भी आने वाला है. एंड हम इस चैप्टर के बारे में जितनी सारी बातें करेंगे उतनी कम है, बिकॉज ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. But what this chapter is all about, what are the sector of Indian economy, what do we mean by term economy, right? इंडिया में मिलने वाली इकोनॉमी या उसके सेक्टर से हमें क्या मतलब है, लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. सो बेसिकली इफ आई टेल यू दैट वी ऑल आर डूइंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ वर्क, है ना. हम सब लोग कुछ काम करते हैं, लाइक आपका भी काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना. Now, have you seen other people doing some or other form of work around in your surroundings? Let me know. जल्दी से बताओ. Yes, everyone. क्या आपने अपने आसपास कुछ लोगों को कुछ काम करते हुए देखा है? Like you must have seen doctors doing their work. You must have seen nurses doing their work, or you may have just seen a shopkeeper doing his work, और मे बी एनी एग्रीकल्चरलिस्ट जो कि एग्रीकल्चर में काम कर रहा होता है ना. कोई ब्रेड बना रहा है तो कोई बेकरी का काम कर रहा है तो कोई समोसे बना रहा है ना. देखा है आपने ये सारी चीजें. सो ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है, all those people, all those individuals जो काम कर रहे हैं या किसी भी चीज में इन्वॉल्व हैं, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट होता है. और वो सर्टेनली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व है. वो कौन से सेक्टर्स होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? अच्छा बताओ, क्या आप लोगों को कोई आइडिया है? लेट मी जस्ट शो यू अ पिक्चर. लेट मी जस्ट शो यू अ पिक्चर. ये पिक्चर देखो जल्दी से. You will see a woman ironing the clothes, and here you will see a woman, plucking the flowers or the cotton ball she is plucking. यहाँ पे you see a laborer which is like जो brick बना रहा है. Then you see a postman जो कोई लेटर तो डिलीवर करने जा रहा है. एंड देन यू सी अ कूली ओवर हियर जो कि लोगों का लगेज उठा रहा है. सो नाउ इमेजिन ऑल दी पीपल हु आर अबव, सर्टेनली 15 से अबव लोग काम कर सकते हैं. 14 के हो तो काम नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है. Now you have to remember that this is just an example, right? This is just an example that people are actually involved in some or other form of work. Exactly like that, whenever we are going to cover this portion, तो हमारे यहाँ पर भी कुछ सेक्टर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है. अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9th ऑल्दो are certainly market activities. Now, what do you mean by market activities? Anything ठीक है. अब कोई भी ऐसी चीज अगर आप कर रहे हो जिससे आपको वापस पैसा मिल रहा है, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग विच हैव मॉनेटरी गोल्स, गेन्स और आउटकम्स, जिससे भी हमें काम करने से पैसा मिल रहा है, दैट इज कंसीडर्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इतनी बातें समझ में आई. अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब लोग तो एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं. लाइक नॉट एवरीबडी इज अ डॉक्टर और अ टीचर, है ना. वी सी अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशन, वी सी अ लॉट ऑफ अदर टाइप ऑफ वर्क. एग्जैक्टली लाइक दैट वी हैव सेक्टर्स. सो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो सबसे पहले सेक्टर होता है वो होता है प्राइमरी. समझा? वो होता है प्राइमरी सेक्टर विच इज द फर्स्ट सेक्टर. ऑन दी सेकेंड लेवल वी हैव सेकेंडरी सेक्टर. इसका नाम इसीलिए सेकेंडरी भी है बिकॉज ये सेकेंड नंबर पर आता है. ठीक है. थर्ड नंबर पर होता है टर्शरी. ठीक है बच्चा. थर्ड नंबर पर वी हैव टर्शरी सेक्टर. सो अपेरेंटली these are the three sectors which our chapter is gonna talk about. and इनमें क्या developments होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, everything we are going to cover in this chapter. बताओ, इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आया कि नहीं? yes please everyone. did you get the point? बोलो जल्दी से.
डिड यू गेट द पॉइंट कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई और आपने इतनी चीजें अच्छे से समझी और अब हम इस पूरे चैप्टर में सारी चीजें डिटेल में कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हमने देखी। तो सेम मैंने आपके लिए यही बोला, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या है बच्चा? दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच वी हैव टू डू सर्टेनली। अब इनको ना कुछ और नाम से भी जाना जाता है, like they are certainly known with some other names as well. So what do you think primary को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं? Anybody have any idea regarding that? देखो जब हम प्राइमरी की बात करते हैं ना तो वी कॉल इट एज एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। बिकॉज इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा काम होता है। नाउ इफ यू आस्क मी, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है बच्चा, ये हम लोगों को देखना है। टर्शरी सेक्टर में लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं तो इसको सर्विस बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट ऑल दीज सेक्टर्स, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक ब्रीफली बातें करते हैं कि इनमें बेसिकली काम क्या होता है ना। These are the three words that you will always remember. These are the, you know, kind of flashcard mind maps that you will create, or maybe you will remember this when I'm teaching you this. So certainly these are the three leads that you have to remember about each of the economic sector. Now let me tell you, जब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। क्या होता है बच्चा? रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, इतना हम लोगों को पता है। यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। अब इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ये हमने रॉ मटेरियल बनाया था, इसी का होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स। ऑल राइट, दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दी सेकेंडरी सेक्टर। और यहाँ पर कुछ भी नहीं होती बच्चा, यहाँ पर दी जाती हैं सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ दी सेक्टर, यहाँ पर दी जाती है सर्विसेज बाकी सारे सेक्टर्स को। एज सिंपल इज दैट। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले सारे टूल्स एंड एवरीथिंग वो भी सारे कहाँ है? सर टर्शरी सेक्टर के में जो है फॉर्मुलेट होके सारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, और ये आपको बहुत अच्छे से करनी रहेंगी, और इनके बिना मतलब हम बहुत अच्छे से चीजों को नहीं कर पाएंगे अगर हमने ये नहीं करा। देखो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, हमने देखा। हमने अभी देखा ना, जल्दी से बताओ क्या हमने नहीं देखा? हमने अभी देखा दैट जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी वो हमारी क्या है बच्चा? वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज में है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन है इनका एक दूसरे से, ठीक है। लाइक वी हैव सीन विच थ्री सेक्टर्स, जस्ट रिकॉल आफ्टर मी, फॉलो फटाफट से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन से सेक्टर्स हैं? बोलो। हाँ जी एवरीवन, फर्स्ट वी सी द प्राइमरी सेक्टर, है ना, फर्स्ट वी सी द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडली वी सी द सेकेंडरी सेक्टर, and on the third we see the tertiary sector, right? These are apparently few sectors which we will be doing, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसे तो अलग ग्रुप में है, हाँ तभी तो, वरना हम इनको एक दूसरे के नीचे ना रख देते, बट ये कैटेगरी एक दूसरे पर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, विच अपेरेंटली मीन्स कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है भाई साहब। बेसिकली एक दूसरे के बिना इनका कोई काम नहीं चल सकता है। सो वी विल राइट हाईली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के बिना दे जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। कैसे? विच वी विल स्टडी। ऑलराइट एवरीवन, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे।
अब करते हैं हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर, है ना। चलो कंपैरिजन में क्या क्या करना है। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे सेक्टर हैं सारे के सारे प्रोड्यूस अ वेरी large number of goods and services। ठीक है, इतनी बच्चा आपको चीजें याद रखनी है इस पूरे चैप्टर से। The three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services। जो खाना हम तक पहुंच रहा है, जो ब्रेड हम तक डेली बेसिस पर पहुंच रही है, जो भी हम लोगों का फ़ोन है, इंटरनेट है, वाईफाई है, एवरीथिंग दैट वी आर फेसिंग, हम कॉल कर देते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है हमारे आसपास वाले एरियाज में। सो ये कंपैरेटिवली सारी चीज़ें मिलके बच्चा क्या करती हैं, हमारे सोसाइटी को और ज़्यादा हैंडी बना देती हैं, राइट। और ज़्यादा चीज़ों में गुड्स एंड सर्विसेज का हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ फटाफट से, हाउ डू वी एक्चुअली काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। जब हमें पूरा टोटल प्रोडक्शन पता करना हो, या फिर हमने टोटल प्रोडक्शन कैसे किया है ईच सेक्टर में, हम कैसे उसको काउंट करेंगे, वो बहुत जरूरी है देखना। देखो, इकोनॉमिक्स ने बोला, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज्ड रैदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उनका जो वैल्यू क्रिएशन है उसको ज्यादा काउंट करो, यानी कि 1+1+1 करते जाओ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल है, अगर 10,000 किलो ऑफ वीट इज सोल्ड एज 20 रुपीज पर kg, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी ₹2 lakh, and the value of 5,000 coconut at 15 rupees per coconut will be 75,000. Similarly, the value of goods and services in the three sector are calculated and then added up. अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास जो भी वैल्यू होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ गुड्स होता है और सर्विसेज होता है, वो हम तीनों को कैलकुलेट करके एडअप कर लेते हैं। दैट इज हाउ वी काउंट द एंटायर थिंग। ऑलराइट एवरीवन, नाउ यूज द नेक्स्ट पोर्शन। अब इट ओनली मेक्स सेंस टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। Take for example a farmer who sells wheat to flour mill for ₹20 per kg. Now एक बार चीज को काउंट करने के बाद you can't multiply it, you can't keep counting upon it, right? So that is what a chapter is showing. The mill grinds the wheat and sells the flour to the biscuit company for ₹25 per kg. अब इसीलिए चीजें धीरे 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 हमको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता नजर आएंगी। The biscuit uses the flour and use शुगर, ऑयल, और वो 4 बिस्किट के पैकेट बना देता है। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 80 रुपीज विच इज 20 रुपीज पर पैकेट। नाउ बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स एंड दैट इज एक्चुअली रीचिंग द कस्टमर। लेकिन जब वो बिस्किट कस्टमर तक पहुंच रहा है तो हर एक चीज का वैल्यू ऑलरेडी कंसीडर करा गया, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, पेपर जिसमें पैक किया है, पैकेट जिसमें पैक किया है, उसमें शुगर का खर्चा, ऑयल का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, सब कुछ काउंट होकर आप तक पहुंचता है और वही फाइनल गुड्स में हमारा काउंट भी होता है, राइट। देखो, अब आप बोलोगे कि फाइनल गुड्स से क्यों काउंट होता है ना, फाइनल गुड्स से क्यों काउंटिंग, क्योंकि हर स्टेज पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हर स्टेज पे वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू काउंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, हम फाइनल गुड्स से क्यों कंसीडर करते हैं वो देख लो एक बार फटाफट से। In contrast to final goods, goods such as wheat and wheat flour is example are intermediate goods। क्योंकि हम एक चीज को 2 बार काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू उसके मतलब जो उसकी करंट वैल्यू से काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना। हमें बीच का वैल्यू स्किप नहीं करना है ना, तो वो हमें याद रखना है। सो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो किसी के भी बीच में काम आ रहे हैं फाइनल गुड्स तक पहुंचने के लिए। The value of final goods already includes the value of all intermediate goods, hence they are used in making the final goods। तो जो भी intermediate goods हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है बच्चा, उनकी वैल्यू को हमने पहले इंक्लूड कर दिया था, इसलिए हम फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। और जब फाइनल गुड्स का हम लोग ऐड कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, फिर वो टोटल प्रोडक्शन में जाता है और उसको जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? लेट मी एक्सप्लेन। नाउ जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इन द सेंस जो हमारे इंडिया में ही हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेसिकली कितना हुआ है, दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ जीडीपी।
ठीक है, अब जो फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू होती है बच्चा, उसको जीडीपी बोलते हैं, एंड दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। हाँ जी, क्या आपको अच्छे से समझ आया सारी चीजें, ये जो पूरा हमने पोर्शन किया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, it is a value of all final goods and services produced within a country during a particular year। तो क्या होता है जीडीपी, बोलो जल्दी से। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। It is the value of all final goods and service produced within a country during a particular is called as GDP। ये हमारा GDP होता है। Now come to the point। GDP बताता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितना बड़ा है, ठीक है। This you have to remember very clearly। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry। जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो जो ये जीडीपी का पूरा टास्क है कि हु विल एक्चुअली मेजर द जीडीपी, रिमेंबर द टास्क लाइज विद विच मिनिस्ट्री बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को ये जो है काम होता है कि वो जीडीपी बताए। With the help of various government departments, all Indian state and union territory collects information relating to volume of goods and services और फिर वो अपना जीडीपी एस्टिमेट लगा लेते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और वो हम लोगों को बच्चा क्या कर लेते हैं, हमारा ठीक है, वो हम लोगों को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में सारी चीजें बता देते हैं ना। हिस्टोरिकल चेंजेस देखें कि ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है वैसे वैसे हमने बहुत सारे चेंजेस हमारे सेक्टर में देखे। इनिशियली डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी लेवल पर ज्यादा फोकस करें। फार्मिंग मेथड चेंज होते गए तो एग्रीकल्चर प्रोग्रेस होता गया, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन विच वी डिड, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग अब बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे आने लगा। आर्मी, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीजें हमें चाहिए। हाउएवर एट दिस स्टेट मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। हमने अभी भी बहुत टाइम लगा, हमें आज भी हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होता है। Now, over a long time, especially because new method of manufacturing were introduced, नए नए मेथड आने लगे मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग से बहुत सारी फैक्ट्रीज आती हैं, बहुत सारे लोग अब जो है इसमें एक्सपेंशन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। Those people who had earlier worked on farms फैक्ट्रीज में काम करने लगेंगे, लोग अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स सस्ते रेट पर प्रोड्यूस करने लगेंगे, और सेकेंडरी सेक्टर भी जनरली बहुत ज्यादा पोटेंशियल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में जनरेट करने लगेगा। सो इन द पास्ट 100 years वी हैव सीन पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर, और ये टेस्ट जो है ये डेवलप कंट्रीज की तरफ होता है ना। द सर्विस सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है टोटल प्रोडक्शन में, और उसने भी काफी ज्यादा हेल्प करी लोगों की। बहुत सारे वर्किंग पीपल आज सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, और ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग वहां पर अपनी सर्विसेज ही दे रहे होते हैं। द वैल्यू, ये तो हमने कर लिया। देन आई थिंक ये रिपीट हो गया। अच्छा, हिस्टोरिकल चेंजेस इज नाउ
It's repeated. Chalo. Now we'll see all these sectors which are the primary, secondary, tertiary sector in India. Now see, in the year 2013 and 14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Imagine the scenario कि हमने पूरा का पूरा जो है हमारा tertiary sector ये पोर्शन में चला गया. Like ये पोर्शन में हम लोगों ने इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होते हुए देखा कि कहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, विच वॉज दिस पार्ट, है ना. और देखो आप कितना ज़्यादा हमने ग्रीन विच इज़ द टर्शियरी सेक्टर, रेड इज़ द सेकेंडरी सेक्टर और ए हमारा प्राइमरी या एग्रीकल्चर. ठीक है, चलो तो ये हमने देखा. अब राइजिंग इंपॉर्टेंस क्या है टर्शियरी सेक्टर की, वो देखो जल्दी से. क्वेश्चन आता है यहाँ से फर्स्ट है, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस अगर बनेंगे, ऐसी बेसिक सर्विस इंप्रूवमेंट होगी तो सर्विस सेक्टर इंप्रूव होगा, विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, अगर डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, उसके वजह से ही बहुत सारी सर्विसेज जनरेट होती हैं, है ना. तभी तुमने बोला था कि इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर. ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट टू सेक्टर, मोर डिमांड फॉर सच सर्विसेज इंक्रीज होती हैं. ऑलराइट एवरीवन. नाउ थर्ड है, जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है तो लोगों के सर्टेनली इंटरटेनमेंट की डिमांड्स बढ़ जाती है. उनको और ज्यादा सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे कि वो लोग बाहर खाना शुरू कर देते हैं, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. और फोर्थ है, फॉर ओवर 10 years सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सर्विसेज को सबसे ज्यादा बूस्ट किया है, बिकॉज ऑफ द चेंज दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. उसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें बच्चा लोग देखने को मिल गए हैं. अब सर्विस सेक्टर इंडिया एम्प्लॉय करता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. जब हम अपने सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली एंगेज्ड हियर. एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. अगर हम एक एंड पर देखें तो वहां पर क्या है, लिमिटेड नंबर ही सीट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, और उसमें हमें बहुत ही हाईली स्किल्ड और बहुत ही ज़्यादा टॉप कॉलेजेस से, टॉप स्कूल से पढ़े हुए बच्चे चाहिए होते हैं. At the other end, there are a large number of workers engaged in service such as small shopkeeper, repair person, transport person. अब देखो Blinkit हो गया, Zomato, they have only few people at the top, but कितने सारे लोग उस पूरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. There are multiple, you consider Amazon का एक ही मालिक है, but एक ही जो है डिलीवरी बॉय तो नहीं है ना. They have lakhs and crores of delivery boys all across the globe, है ना. चलो, अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत तो आपको फिर से चीजें नजर आएंगी बच्चा. जो भी परसेंटेज आपको यहाँ पर देखो, टर्शियरी ने कितना ज्यादा सेक्टर जो है ले लिया है, और ये इनका शेयर है जीडीपी में. ठीक है, अब बात करते हैं मेजरली लोग कहाँ एम्प्लॉयड है. आपको लग रहा होगा टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है. एम्प्लॉयमेंट आज भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगी, विच यू सी हियर. वहां पर तो चलो ठीक है, वो तो हमें पता है डेटा. यहाँ पर क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को एक फैक्टर देखने को मिलता है, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल है, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल. ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम लोगों को वो लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और फिर भी वो यहाँ पर है. A remarkable fact that about India is that while there has been change in the share of three sector, similar shift has not taken in place of the employment. उठ के लोग यहाँ नहीं गए अभी भी, because people lack the basic skills and everything. ठीक है, so the primary sector continues to be the largest employer even now. Remember this very carefully. Now where are the most people employed? So आज भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना. यू मस्ट बी वंडरिंग कि जब सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप करके तो वहां पर इतने लोग क्यों नहीं पहुंचे. देखो उसके पीछे आई टेल यू द रीजन. बिकॉज इट does not have enough jobs were created in the tertiary and the secondary sector. Even though industrial output तो बहुत ज़्यादा increase हुआ, लेकिन लोगों का employment बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, या फिर सिर्फ 3 times ही बढ़ा. Production 14 times बढ़ गया, but employment सिर्फ 5 times बढ़ी. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, providing only about 1/6 of the GDP. क्योंकि कम पैसों में फटाफट से ज्यादा लोग काम करने को रेडी हो जाते हैं, है ना. जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है, इतना ज्यादा काम रहता है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता, और वो लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कम लोगों से ज्यादा काम करा लेते हैं. इसलिए बहुत सारे लोग आज भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड है. What it means is that there are more people in agriculture than necessary. If a few people out, production will not be affected. Remember this term very very carefully. हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक्चुअली में मोर देन रिक्वायरमेंट है
है ना. व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी. ऑलराइट एवरीवन. और इन अदर वर्ड्स वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम बोले इन अदर वर्ड्स, in the agriculture sector are under employed. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब इसके एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल देखो, लक्ष्मी. लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. लक्ष्मी के घर में 5 मेंबर है, एक प्लॉट पर काम करते हैं बिकॉज और कहीं कुछ काम करने का मिलता ही नहीं है उनको. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. कभी कोई काम कर लेता है, कभी कोई काम कर लेता है. अच्छा आज तू चले जा, आज मैं चले जाता हूँ, है ना, ऐसे करके काम चल रहा है. द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब आप बेटर कर सकते हो लेकिन अपेरेंटली आप जो है सारे एक ही एफर्ट्स डाल रहे हो और आप अपनी पोटेंशियल, फुल ऑन पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर रहे हो. ठीक है. This kind of underemployment is hidden and in contrast to someone who does not have a job, it is clearly visible as unemployed. अब यहाँ पर लगता है कि एक इंसान है जिसके पास बिल्कुल काम नहीं है, वो सामने से दिख जाएगा कि इसके पास कोई काम नहीं है. लेकिन इस सेक्टर में विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर चीज़ें छुपी हुई होती हैं और इसमें दिखाई नहीं देता है कि एक्चुअली में बंदे के पास काम है या नहीं है. एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. और डिस्गाइज्ड का हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग होता है छुपा हुआ, हिडन. So it is called as hidden employment. Now you must be wondering कहाँ मिलेगा hidden employment? एग्रीकल्चर सेक्टर में. एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको हिडन बेरोजगारी देखने को मिल जाएगी. ऑलराइट एवरीवन. देखो अब आप बोलोगे कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो करे कोई, है ना. व्हेन वी हैव सर्टेनली सो मच ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू फिगर आउट कि हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, हम और ज़्यादा चीज़ों को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं. हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, हम कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे. चलो देखते हैं कैसे. हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पोर्शन. एवरीवन, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. है ना, हमने क्या करा, हमने केस जो अभी लक्ष्मी वाला पढ़ा था वही केस हमने 2 हेक्टेयर का लिया. लक्ष्मी को अगर हमने क्या बोला देखो बताते हैं. गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है मनी दिया और बोला कि अच्छा आपको जो भी सारी चीजें चाहिए आप बैंक से लोन वगैरह ले लो, बढ़िया. इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्रॉप्स, ये सारी चीजें सड़कें अच्छी बना दे. Promote and locate industry and services in the semi-rural areas where a large number of people may be employed. So अब क्या होगा मैं बताती हूँ आपको क्या होगा. अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो लोग सिर्फ और सिर्फ उसके खेत में काम कर रहे थे, लाइक उसके फार्म में काम कर रहे थे, नाउ दे कैन डू व्हाट, दे कैन ऑब्वियसली स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम कर सकता है, लाइक कोई गाड़ी चलाने का काम कर सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी कमाने के लिए. कोई फैक्ट्री बनाने में, फैक्ट्री में रखने के लिए लेबर का काम कर सकता है, स्टोरेज का काम कर सकता है. मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की जा सकती है. और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अच्छा आउटकम, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे. हमें इंडस्ट्री के लिए एक गार्ड भी बिठाना पड़ेगा, कहीं लूटपाट ना हो जाए. इंडस्ट्री के लिए जहाँ पर हम जगह लेंगे उस इंसान को हमें रेंट भी देना पड़ेगा. सो मल्टीपल जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं. ऐसे में लक्ष्मी के पास इरिगेशन भी हो जाएगा, वो अपनी दूसरी क्रॉप टी राबी सीजन में ये वीट वगैरह कर सकती है, बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर सकती है बच्चा. और रिसेंटली एक जो है स्टडी ने बताया भी, जो कि प्लानिंग कमीशन ने करी थी, जिसको कि करंटली नीति आयोग कहते हैं, कि 20 लाख जॉब्स तो एजुकेशन सेक्टर्स में ही जनरेट की जा सकती है. इमेजिन, एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स क्रिएट करी जा सकती है. सिमिलरली वी हैव टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन. हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम कर सकते हैं. तो जो लक्ष्मी के घर में बाकी लोग हैं, दे माइट गेट इंगेज इन सम अदर सेक्टर एज वेल. हमारे यहाँ पर 60% पॉपुलेशन तो 5 से 29 ईयर्स की है. वाओ. 51% ही अटेंड कर रहे हैं स्कूल्स. बुरी बात तो है. और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन की हम लोगों को नीड है, अदरवाइज वी विल सफ़र. अदरवाइज हम लोगों को चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लग सकती हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी बच्चा पार्टी. ओके चलो. नाउ सिंस वी हैव
द प्लानिंग कमीशन से कि टूरिज्म भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, टूरिज्म में भेज सकते हैं, है ना। लोगों को 35 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है यहाँ पर। इमेजिन करो कि 35 लाख लोगों को अगर जॉब मिल जाती है टूरिज्म सेक्टर में, तो कितना ज़्यादा फायदा इतने सारे लोगों का हो जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मेड इट अ लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक एम्प्लॉयमेंट करने के लिए सबको जॉब मिलनी चाहिए, तो हमने इसके लिए कुछ लॉ भी बनाया और वो लॉ था मनरेगा। ना मनरेगा 2005 implementing the right to work in about 625 district of India. Remember, this happens to be the most important section of this chapter. मनरेगा गवर्नमेंट को लगा अब हमें कुछ करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने एक राइट टू वर्क लगाया, जिसमें 625 डिस्ट्रिक्ट इंडिया की काउंट हुई और इसके फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये रूरल लोगों के पास, जिनके पास जॉब नहीं होती, उनको गारंटी देता है 100 डेज ऑफ जॉब्स का। रिमेंबर द टर्म 100 डेज, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट, की 100 दिन, लाइक यू हैव 365 डेज इन अ ईयर एंड 366 इन केस ऑफ अ लीप ईयर। सो इनमें से आपको 100 डेज जॉब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो आपको उतना पैसा मिलेगा 100 डेज का। सो बेसिकली गवर्नमेंट को फोर्सफुली हमारे लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, सो दैट दे हैव मनी फॉर देयर फैमिली। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि सब सेक्टर्स हैं, जिनमें आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड चीजें देखने को मिलेंगी। इसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। अब स्टोरी देखने से पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे। देखो, कांता है, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM. ओके, शी गेट्स अ सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और एडिशन में उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, बहुत सारे रूल्स जो भी गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं। उसको मेडिकल का पैसा भी मिलता है, बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, सो संडे को ऑफिस नहीं जाती है। संडे एक पेड हॉलीडे, यानी कि वो नहीं जाएगी तो उसका पैसा मिलेगा। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। जब उसने ज्वाइन किया था, मतलब कांता की लाइफ तो बड़ी हैपनिंग सी लग रही है हमें। नाउ लेट अस सी कमल की लाइफ। कमल इज अ कांताज नेबर, जो उसके पड़ोस में ही रहता है। ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नेबर ग्रोसरी शॉप। He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 PM in the evening. He get no other allowances apart from his wages. जो भी उसका डेली काम होता है उसका पैसा मिलता है। अगर वो कभी छुट्टी लेता है, उसके पास काम नहीं है, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब भी वो, उसका कोई पेड लीव नहीं होता है। नॉर ही हैज़ गिवन एनी फॉर्मल लेटर, उसको कोई लेटर भी नहीं मिला था जब उसने ज्वाइनिंग किया था। और एम्प्लॉयर उसको किसी भी दिन बोल सकता है कि आप घर जा सकते हो। सो नाउ व्हाट डू यू फाइंड एनी डिसिमिलैरिटीज यू कैन सी इन दिस होल थिंग? देखो, अब ऐसे में हम बात करते हैं कांता की। कांता काम कर रही है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिकॉज उस सेक्टर में एक फॉर्मल प्रोसेस है और एक प्रोसीजर है। समझा आपको? करेक्ट। सो कांता इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पर चीजें सर्टेनली ऑर्गेनाइज्ड है एक मैनर में। ठीक है, समझ में आ गया? गॉट द पॉइंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, और आपका रिटायरमेंट होता है एज सून एज यू टर्न 60 ईयर। यहाँ पर लॉ लगाए जाते हैं, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेटुइटी एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करती है सिक्योरिटी कि उसको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता है। वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स टू बी पेड ओवर टाइम, अगर वो ज्यादा काम करेगी तो उसको पैसा मिलेगा, लेकिन फिक्स आवर होते हैं उसके, तो उसको पे करना है। बेनिफिट देखो, साफ पानी मिलता है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, और जब वो रिटायर होती है तो पेंशन भी मिलती है, फंड भी मिलता है बहुत तगड़ा। देखो कितना मजे की जिंदगी होगी ना इसकी, बहुत बढ़िया। नाउ यू सी दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। whenever we are going to talk about the unorganized sector, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है? स्कैटर्ड एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं। जॉब जो है बच्चा वो बहुत ही लो पेड है और रेगुलर नहीं है। वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें कमल काम कर रहा है उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। समझा आपको? चलो, अब आप बोलोगे कि जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है? हाउ टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स, क्या करना है इन प्रोडक्ट्स? अब देखो, हु आर दीज वल्नरेबल पीपल जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, पहले तो हम वो देख लेते हैं। लाइक एक्चुअली में कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए? वो लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, जिनके पास काम, मतलब खुद का जमीन नहीं है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं।
weavers, blacksmith, carpenter, goldsmith, 80% rural household in India are actually small and marginal farmers. Like 80% लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं. तो सबसे पहले तो हम कैसे उनको कर सकते हैं सही, वो आपको देखना होगा. So farmers need to support it through adequate facility like timely delivery of seeds. गवर्नमेंट को हमारे फार्मर्स को सीड्स का टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट, क्रेडिट देना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज देनी चाहिए, एंड बहुत सारे मार्केटिंग आउटलेट्स भी बनाने चाहिए सो दैट इन लोगों के लाइफ भी थोड़ी इजी बनाए जा सके. ठीक है, इतनी चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए. और अर्बन एरियाज में क्या करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनका रॉ मटेरियल लेना चाहिए और मार्केटिंग का में पैसा लगाना चाहिए. कैजुअल वर्कर्स दोनों ही जगह होते हैं, रूरल और अर्बन एरियाज में, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. कैजुअली जो काम करते हैं, जो डेली बेसिस काम करते हैं, डेली वेज लेबरर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. बिसाइड्स गेटिंग इरेगुलर वर्क एंड पेड वर्क, कुछ लोगों को तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है. सो वी नीड स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज फॉर दैट, राइट. एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर इट दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो बहुत लोग तो आप इस धर्म के हो, आप इस कास्ट के, उसको लेके लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता है. तो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग इन द सोसाइटी. अब देखो थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं चैप्टर में. सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. अब जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, कौन क्या किसके कौन किसका मालिक है, एंड एवरीथिंग वी ऑल्सो हैव टू डू. देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करना है, तो हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है, और वो बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स द एसेट, यानी कि मालिक कौन है भाई इन सब चीजों का. is responsible for the delivery of services. Activities in private sector are guided by the motive to the earn profit. Now you will see two sectors, which is public sector and the private sector. ये अभी हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को. देखो अब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, लाइक पब्लिक स्कूल्स है ना, एंड देन यू सी रेलवेज. जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो सब कुछ बच्चा आपको गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे, और ये ज़्यादातर प्रॉफिट के लिए नहीं होता है लेकिन देश सेवा के लिए होता है. रेलवे, पोस्ट ऑफिस इसी का ही एग्जाम्पल है. अब यहाँ पर ओनरशिप इसी इंडिविजुअल की हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल की हो सकती है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी होती है, और ये ज़्यादातर प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, ये प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देता है. जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में. रिलायंस इंडस्ट्रीज है, प्राइवेटली ओन्ड है, इनका एक मालिक है. दीज आर नॉट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, राइट. द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट तो नहीं कमाना है, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए. गवर्नमेंट रेज करती है मनी थ्रू टैक्सेस और इन सारे सर्विसेज को आप तक पहुंचाती है विद अ मिनिमल प्राइस, है ना. जैसे आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट ट्रेन्स होती हैं वो कितने सस्ते होते हैं, अगर आप प्राइवेट ट्रेन से जाओगे, है ना, ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो टिकट्स महंगे होते चले जाते हैं, जस्ट लाइक दैट. तो ये सारी चीज़ें हैं. गवर्नमेंट में इंडिया जो है और ज़्यादा चीज़ों को फेयर करने के लिए, हमारे फार्मर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फेयर प्राइसेस पर उनसे चीज़ें खरीद ले सकती है, उनको गोडाउन में रखती है ताकि हम उनको एज अ राशन शॉप पे चला सके. गवर्नमेंट जो भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको खुद देखती है, और उससे बहुत फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को फायदा हो जाता है. ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का किया है. आई होप कि आपको इस वन शॉट कंप्लीट करने के बाद पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा. इतना अगर आप आराम से कर लोगे तो आप आराम से बाकी क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से आते हैं वो आप आराम से कर सकते हो. नाउ सिंस वी हैव डन दिस चैप्टर इन वन शॉट एंड इन डिटेल, तो अब हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, any extra question that you want to do, all those factors and all those things you would find on this channel. आपको इस चैनल पर वो सब कुछ मिलने वाला है पॉसिबली, जो कि एक लेक्चर में होना चाहिए. Now when we will see you, since this is a recorded session, this is a one shot of the video, there is no disturbance, you can just watch it on 2x or 1.5x or 1.75x. so इससे आप
एक चैप्टर के बारे में जान पाओगे, व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, या आप वो कर पाओगे. नाउ सिंस वेन एवर वील बी सिटिंग डाउन next time when we are going to do the MCQ or maybe the objective or the subjective, any type of question that we are going to perform, or when we will see you in the live class, because on every Tuesday, Thursday and Saturday हमारी live class होती है. तो in that live class we are going to question, we are going to ask you the question that is related to these chapters. ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम बहुत सारी क्वेश्चंस इन चैप्टर से जो रिलेटेड है उसको करने वाले हैं. जो भी सारी चीज़ें अल्टीमेटली इन सारी चैप्टर से आती है वो चीज़ हम कवर करेंगे. ठीक है, और मेजरली तो एमसीक्यू हम लोग करते हैं प्रैक्टिस. आई डोंट नो इफ़ यू मस्ट बी सीइंग, क्योंकि लाइव क्लासेस में तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिलती है. लाइव क्लासेस में तो बहुत बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है आप लोगों के साथ पढ़ने में. अब हम इसी चैप्टर का एमसीक्यू आपके साथ लेके आएंगे वेरी वेरी सून. सो दैट वॉज प्रिटी मच अबाउट इट, एंड आई होप यू गॉट द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हमने इसको वन शॉट में फिनिश कर लिया है. So that was all about it, everyone. Now I'll see you in the next class. Thank you so much and sending you lots of love. Bye bye. Take care.